हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप लोग। बेटा अपन रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, लेक्चर 6 तक अपन लेंस का जो बेसिक पार्ट था वो अपन ने कवर कर लिया था। कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे हमने, रे डायग्राम भी देखे थे। होप आपने प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से। नेक्स्ट बेटा लेंस के अंदर ही अपन थ्योरी के अंदर आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, इसमें न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मैथड पहले नंबर पर है। ये मेथड क्या है, इसका कई बार न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट यूज हो जाता है बेटा। उस पार्ट को अपन थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं बेटा। देखो, एक ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, ठीक है, जिसकी हाइट है HO। यहां पर बेटा स्क्रीन लगा रखी है हमने, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो आपको गिवन है। कितना गिवन है? कैपिटल D। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है, कैपिटल D। यहां पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है और आपने कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से अरेंज कर रखा है जिससे कि इमेज स्क्रीन पर अपन को मिल रही है। ठीक है, इमेज स्क्रीन पर जो है वो बन रही है बेटा। अब रे डायग्राम मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, चलो बना देते हैं। इस पॉइंट के लिए अपन कंसीडर कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक लाइट रे मैं पैरेलल लेके गया, फोकस से पास होने के बाद लाइट रे कुछ यहाँ पे जाएगी बेटा, और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइट रेज फाइनली यहाँ पर जाके स्क्रीन पे यहाँ पे जाके इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि H0 हाइट के ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना स्क्रीन पर, उस इमेज की हाइट है बेटा या I1 मान लेता हूँ। हाइट कितनी है? हाइट इसकी I1 है। ओके, अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो सपोज U है, ऑब्जेक्ट की लेंस से जो डिस्टेंस है वो U है। तो लेंस से स्क्रीन मतलब इमेज की जो डिस्टेंस होगी D माइनस U के बराबर हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब हमने क्या किया, इस लेंस को आगे की तरफ मैंने शिफ्ट किया थोड़ा सा, ठीक है, कुछ अलग पोजीशन में शिफ्ट किया, और मान लीजिए लेंस अब यहां आ गया। करेक्ट, लेंस की जो न्यू पोजीशन है ना, वो ओल्ड पोजीशन से आपने x डिस्टेंस शिफ्ट कर दी, और फिर आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्क्रीन जो है, स्क्रीन पर जो इमेज है वापस बन रही है। ठीक है, और इस इमेज की हाइट में यहाँ पर I2 कंसीडर करूंगा। लेकिन पहले उससे पहले समझ लो कि ऐसा क्यों हुआ, इमेज वापस क्यों बनी लेंस की पोजीशन शिफ्ट करने के बाद। अगर आप थोड़ा गौर करें, मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बेटा 20 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस है ये वाली, है ना। मतलब ये वाली डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी स्क्रीन से मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है। दिस इज 20, दिस इज 30। अगर लाइट रेज आपने यहाँ से इमिनेट की है, वो जाकर के 30 पे जाकर के ये इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे की हेल्प लें, तो अगर इन लाइट रेज को अपोजिट कर दूं, मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर इमेज कहां पे बनेगी? वहां बनेगी ना। लाइट रेज वापस जाएंगी, अपने बात को रिट्रेस करेंगे, वहां पर जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां लोगे तो इमेज वहां बनेगी सेम, मतलब सेम डिस्टेंस पे बनेगी। इस चीज को गौर करो थोड़ा सा। मतलब अगर आपने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट लिया है तो इमेज मिल रही है अपन को 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। और अगर आपने लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट लिया है तो इमेज कितने पे बनी? 20 पे। ये देखो, इसका मतलब अगर मैं लेंस को शिफ्ट कर दूं आगे 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दूं, तो ये वाली डिस्टेंस अगर 30 हो जाए, 30 हो जाए, तो फिर पक्का 20, ये 20 ही बचेगी। पक्का 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज कंफर्म है बनेगी। ठीक है, पक्का कंफर्म बनेगी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को देखें तो अपन, तो इसका मतलब यहां पर अगेन इमेज फॉर्म होगी, और उस इमेज की हाइट जो है बेटा वो मैं I2 कंसीडर कर लेता हूं। यहां पे बना देता हूं, ये है I2। ठीक है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये U है और ये x है। तो अब जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी U प्लस एक्स, यहां से यहां तक, है ना। ये U प्लस एक्स हो गई। तो जो U प्लस एक्स है वो एग्जैक्टली देखा जाए D माइनस यू के बराबर होना चाहिए। तो हमारी ना बात, D माइनस यू डिस्टेंस के पक्का बराबर होना चाहिए। U प्लस एक्स इज इक्वल टू D माइनस यू। इसका मतलब यहां से अगर अपन x की वैल्यू देखें तो x बराबर आ गया D माइनस 2u, या u की वैल्यू देखें, चलो x तो हमारे पास है, u की वैल्यू देखोगे तो u बराबर आ गया बेटा D माइनस एक्स बाई 2।
फर्दर आप आगे कैलकुलेशन करोगे ना तो अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा मिलता है। लेंस की फोकल लेंथ मान लीजिए f है ना, तो अगर आप इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला लगाओगे, जैसे मैं ये कह दूं कि इस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाऊं u के लिए, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, u की जगह आ जाएगा माइनस का u, v की जगह आ जाएगा d माइनस u, डिस्टेंस ऑफ इमेज इंसिडेंट रे के लॉन्ग है, और f की जगह f है ही यहाँ पर। वैल्यू रख करके बेटा f की वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो f हमारे पास आता है बराबर d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4d। ठीक है, ये फोकल लेंथ आती है बेटा। अगर आपको इस लेंस का डिस्प्लेसमेंट मालूम है और ये टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी भी अगर पता है आपको, तो उस केस में बेटा फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, और इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि ये जो 4D अगर आपको जो नजर आ रहा है ना, फोकल लेंथ की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जो D है ना वो D बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये मस्ट है। ठीक है, क्योंकि x की जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ रही है बेटा, तो वहां से अगर आप रिलेट करोगे तो x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे अगर यहाँ पर अपन, तो d से d कट जाएगा और 4 इधर जाएगा, 4f बराबर आ जाएगा d, है कि नहीं है। तो वहां पर f की वैल्यू d/4 आ रहा है, f की वैल्यू d/4 आ रहा है, वो बेटा f की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, f की वो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे f की वैल्यू कम ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना अपन को। तो d/4 ग्रेटर देन इक्वल टू f। तो कई बार अपन से पूछा जाता है बताइए फोकल लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो f मैक्स जो है वो d/4 आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि एक ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, फिक्स्ड है, लेंस को आपने शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये बताइए कि लेंस की जो मिनिमम मैक्सिमम जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, तो वो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो d/4 करके। ओके, उसके अलावा बेटा अगर आपको इन इमेजेस की हाइट पता है, हाइट मान लीजिए इसकी i1 है इसकी i2 है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ho इज इक्वल टू रूट ऑफ i1 i2, रूट ऑफ i1 i2, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफी सिंपल है ये, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मैग्निफिकेशन है ना m1, जैसे ये m1 लिखूं, पहले वाली पोजीशन के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा m1 वो किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ इमेज कितनी i1 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है ho है, माइनस में तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, और m2 जो है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा माइनस i2 अपॉन में ho, ये आ गया। और अगर इसमें इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, m1 इंटू m2 कर दें, तो ये आ जाएगा i1 i2 अपॉन में h0 स्क्वायर, सही है ना। अच्छा, m1 m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस 10 है तो ये 20, ये अगर 20 है तो ये 30 है, तो m1 क्या आएगा 30/20 माइनस का। ऐसे m2 की बात करें तो m2 में ये वाला कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 20, तो m2 आ जाएगा माइनस का 2/3, m1 आ जाएगा माइनस का 3/2 और m2 आ जाएगा माइनस का 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो m1 इंटू m2 बराबर 1 होगा ऑलवेज, तो ये 1 के बराबर ही आएगा बेटा। इसका मतलब i1 i2 बराबर h0 स्क्वायर, तो h0 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ i1 i2। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन पूछी होती है अपन से, इमेज की हाइट गिवन होती है, i1 दिया होता है, i2 दिया होता है, और अपन से पूछा होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, तो सिंपल करना अपन को रूट ऑफ i1 i2, हाइट आ जाएगी बेटा ऑब्जेक्ट की। ओके, तो ये था आपका न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। आगे चलते हैं बेटा। तो बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो लेंस के यही थे। उसके बाद में बेटा जैसे आपको लेंस गिवन है ना, 2 3 4 लेंसेज गिवन है आपको, और आपसे पूछा है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, उसके एक सिंपल से एक एग्जांपल लें अपन।
ओके। और ये 3 लेंस है अपने पास। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इस वाले की फोकल लेंथ जो है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 लेंस आपको दे रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट गिवन है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 mm और इस लेंस की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा है आपसे फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स नेचर एंड हाइट। ओके, आपको इस इमेज की नेचर भी बतानी है और हाइट भी बतानी है। तो सरल सा क्वेश्चन है ये। सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस या रिफ्लेक्शंस अगर हों, लगातार अगर हों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लाइट रे के साथ रहना है, साथ चलते जाओ। जो जो घटना घटेगी ना उस घटना के क्रॉसपॉन्डिंग आप फॉर्मूला लगाओ। लेंस है, स्लैब है ना, स्फेरिकल सरफेस है या मिरर है, जो भी है फॉर्मूला लगाइए। साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है, हमेशा ध्यान रखें ये, ठीक है। और हर घटना के अकॉर्डिंग आप इमेज की लोकेशन निकालते जाइए, क्योंकि हर घटना का ऑब्जेक्ट भी होगा और इमेज भी होगी। उसके बाद में मैग्नीफिकेशन पूछे, अगर हाइट पूछे तो मैग्नीफिकेशन भी निकालिए, हर घटना का अलग अलग निकाल लीजिए। और नेट मैग्नीफिकेशन जो होगा वो m1 इंटू m2 इंटू m3, इस तरीके से आप नेट मैग्नीफिकेशन भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन से फाइनल इमेज की पोजीशन पूछी है और नेचर वगैरह, हाइट वगैरह पूछी है बेटा। तो करते हैं स्टार्ट इसको। देखो तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे मैं लेके गया बेटा, तो इसका इस लेंस से एनकाउंटर हुआ है ना, इस लेंस से फर्स्ट एनकाउंटर हुआ। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करें अगर अपन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, कई बार डाटा इस प्रकार से दे रखा होता है कि बड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। अब आप ये देखें कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब 2f डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस पे रखा होता तो इमेज भी 2f डिस्टेंस पे बनती है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये वो। इसका मतलब जो इमेज है वो 2f डिस्टेंस पे बनेगी। 2f बोले तो 20 सेंटीमीटर है कि नहीं, 20 सेंटीमीटर बोले तो कहीं ना कहीं यहां पर ये बन गई यहां पर इमेज। इस इमेज का नाम क्या दूं, आई। रिफ्रैक्शन कहां से हुआ, 1 से हुआ, और ऑब्जेक्ट कौन है, ओ है, तो आई O1 लिख देता हूं। तो इमेज बन गई डायरेक्टली, 20 सेंटीमीटर पे थी तो ये 20 सेंटीमीटर इमेज बन गई, देखो है ना। घटना भी यहीं घटी है, ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा गौर करें आप, घटना यहीं घटी है बेटा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में इमेज बन चुकी है, ये कंप्लीट हो चुका है। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो m1, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस पर इमेज भी 2f डिस्टेंस बनेगी, तो m1 बराबर -1 होगा मैग्नीफिकेशन। v 20 है और u माइनस का 20 है तो -1 आ गया। फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो गया जी। अब अपन आगे चलते हैं, सेकंड रिफ्रैक्शन में चलते हैं। चलो, लाइट रे आगे जाएगी, ये घटना घटी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकंड होगा। सेकंड रिफ्रैक्शन में बात करें तो ऑब्जेक्ट ये है, इसके लिए IO1 है कि नहीं है, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट IO1 होगा। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, 0, क्योंकि ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज बन रही है बेटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो यहां से देखो क्या रिजल्ट आता है। देखो यहां पर अगर u की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, 1/0, तो भैया सीधी सी बात है 1/v यह आ जाएगा इन्फिनिटी बराबर 1/f। 1/f ये माइनस का 1/20 है, तो ये इन्फिनिटी 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 आ जाएगा। और v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1/∞ मतलब 0 आ जाएगा v, तो v की वैल्यू 0 आ गई। समझ रहे हो बात को, v यहाँ पर 0 आ गया भैया। अब यहां बात आती है मैग्नीफिकेशन, m2 कितना होगा, ये अच्छा प्रश्न है। m2 कितना होगा, m2 बराबर v/u होगा, तो यहाँ पे 0/0 करोगे तो कंडीशन क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे होगा ना, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे बनेगा, तो इमेज भी वहीं बनती है, ठीक है, इमेज भी वहीं बनेगी। और उसकी हाइट भी अगर अपन बात करें तो हाइट में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। जैसे
अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें 1/u है बेटा, अगर मैं यहाँ v की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, अगर आप ये देखें 1/v, चूंकि f नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो मैं इसकी वैल्यू रख के देखता हूँ। यहाँ पर देखना सबके सब 1/v माइनस 1/u, ठीक है। u की वैल्यू बाद में रखूंगा मैं, या u की वैल्यू में माइनस का x रख देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे बना है, सपोज यहाँ पे बनता, सपोज तो ये यहाँ पे बनता, तो ये स्मॉल डिस्टेंस x पे बनता, तो माइनस x रख दिया मैंने। फोकल लेंथ नेगेटिव है इसकी, तो माइनस का मैंने f रख दिया, ठीक है, और f की वैल्यू 20 रख दूंगा बाद में। तो यहाँ से बेटा ये प्लस का हो जाएगा, और 1/v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/x माइनस 1/v, ठीक है, नहीं माइनस का ही आएगा ये भी। तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का xf अपॉन में x प्लस f। और यहाँ से अगर आप मैग्निफिकेशन को देखो आप, तो m2 बराबर v बाई यू होगा। v बाई यू देखे तो माइनस का xf अपॉन में x प्लस f, और u की वैल्यू बेटा माइनस का x, यहाँ माइनस माइनस ये कट गया, x से x भी कट गया बेटा। तो m2 बराबर अपने पास कितना आया, f बटा में x प्लस f आया ना। मैग्निफिकेशन m2 बराबर आ गया f बटा में x प्लस f। अब f की वैल्यू यहाँ पे 20 रखनी है, माइनस 20 नहीं रखनी, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पर माइनस ले चुका हूँ, ये ध्यान रखना। तो 20 रख देंगे यहाँ पर। एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यही बन रहा है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पर है, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर, और x अगर 0 रख दूँ तो f बटा f कट जाएगा। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1 आ गई बेटा, देखो +1। तो इसका मतलब इस रिफ्रैक्शन में जो इमेज बन रही है ना, उसका मैग्निफिकेशन +1 है इस घटना के लिए, ठीक है। उसके बाद में लाइट रे जो है वो इस लेंस पे जाएगी बेटा, ये घटना घटेगी। और अच्छा, इमेज दूसरी घटना के लिए जो इमेज बनेगी वो भी यही बनेगी ना, वो भी यही बनेगी, वो अपन ने वेरीफाई कर लिया है कि वो भी 0 पे ही बन रही है, इसका मतलब यही बन रही है। तो IO12 लिखूं मैं, सॉरी इसको IO12, करेक्ट। अब ये लाइट रे के साथ साथ रहना, लाइट रे इधर आएगी तो 3 नंबर लेंस पे आ गई। अब 3 नंबर लेंस की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, थर्ड रिफ्रैक्शन। अगेन आप फॉर्मूला लगाओगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f कितना है यहाँ पर, 20 है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन होगा इसके लिए, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होगा, IO12 होगा, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 है, लेकिन इंसिडेंट रे इधर है, तो माइनस का 10 उधर होगा ना, तो माइनस का 10 रखेंगे अपन यहाँ पर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1/v की वैल्यू देखो कितनी आई, 1/20 माइनस 1/10 आया। एलसीएम लोगे इसमें तो ये माइनस का 1/20 बचेगा, और v की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 20, करेक्ट, माइनस का 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बन रही है ना, अब ध्यान से देखना एक बार, इसमें जो इमेज बन रही है ना, वो इमेज बेटा -20 सेंटीमीटर, बोले तो 3 नंबर लेंस से 20 सेंटीमीटर इधर की तरफ यहाँ पे बन रही है इमेज, कहीं ना कहीं यहाँ पर। IO12 तो ऑब्जेक्ट है, और 3 नंबर से रिफ्रैक्शन हुआ, तो IO12 3, तो यहाँ पर इमेज बन रही है इस पोजीशन पर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी अपने पास आई, 20 सेंटीमीटर आई। फिर लाइट रे आगे चली जाएगी, है ना, लाइट रे फिर आगे चलेगी, फिर कोई कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब इमेज पीछे बन रही है, रेज आगे जा रही है, रेज आगे मिलेंगी नहीं, तभी तो इमेज पीछे बन रही है। इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। वी नेगेटिव आ गया ना बेटा, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है। डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर पीछे थर्ड लेंस से, है कि नहीं है। और मैग्निफिकेशन पूछे अपन से, मैग्निफिकेशन अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस घटना में मैग्निफिकेशन कितना होगा, m3 कितना होगा, m3 बराबर v बाई यू। v कितना है, माइनस का 20, v कितना है यहाँ पर, माइनस का 20, और u कितना है, u हमने अभी रखा है माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 रख दीजिए, ये कट गया, इससे कितना आया, 2 आया। तो नेट मैग्निफिकेशन की बात करें तो m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू कितनी है 1, और m3 की वैल्यू कितनी है बेटा 2। इसका मतलब m बराबर आ गया -2। समझे बात को, m बराबर -2 बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें बेटा तो 2 mm है, देखो ऑब्जेक्ट 2 mm हाइट का था, इसका मतलब जो इमेज है ना उसकी हाइट है 4 mm। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अगर 2 mm ऐसे है ना, तो इमेज 4 mm ऐसे बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी फाइनल इमेज। क्लियर। तो मतलब अगर सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस हैं तो घबराना नहीं है, एक के बाद एक जो भी है लेंस जो भी आप यूज करोगे उनका फॉर्मूलाज प्रॉपर तरीके से साइन कन्वेंशन साथ लगाते जाइए, है ना। और हर घटना के लिए ऑब्जेक्ट भी होगा, इमेज भी होगा, और जो दूसरी घटना है, जो नेक्स्ट जो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन जो भी होगा, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो पहले, उससे जस्ट पहले वाली रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की जो इमेज बनेगी, है ना, उसको देखना है अपन को, ठीक है।
उसके हिसाब से अपन को लगाते जाना है, M1 M2 M3 कैलकुलेट करते जाना है, अपने पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा बेटा। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट था ये, ठीक है। अब अपन बेटा लेंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, लेंस को काट दें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है कि नहीं है, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी, उस पार्ट को अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लें। लेंस में इतना ही है, वैसे नीट में ज़्यादा गहराई में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हाँ बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, थिन लेंस, हमने जो लेंस पढ़ा है ना अभी तक, वो ध्यान रखना थिन लेंस है, ठीक है। थिन लेंस के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/m, थिन लेंस के लिए ही लगाना है। तो जनरली लेंस के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो थिन लेंस ही होता है। उसके अलावा 1/f इक्वल्स टू μl बाय μs माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला जो है फोकल लेंथ के लिए, ये भी थिन लेंस के लिए ही लगाना आपको, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे अगर मान लीजिए थिक लेंस दे रखा हो, मोटा लेंस दे रखा हो, तो घबराना नहीं है उसमें। तो उसमें क्या होगा, जो दोनों सरफेस है ना उनके बीच की डिस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ता है अपन को। तो ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पड़ा था ना, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, उस फॉर्मूला को यूज करना है। पहले रे लेके जाओ, रिफ्रैक्शन होगा पहले यहाँ पर, उसकी इमेज बना दो, फिर लाइट रे अंदर जाएगी, फिर दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन होकर बाहर निकलेगी। तो वही सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस हैं, फॉर्मूला लगाओ, सोल्व कर लो, क्लियर। तो घबराना नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में थिन लेंस, यहाँ देखिए मैंने 3 लेंस बना रखे हैं, इसकी फोकल लेंथ f1 है, f2 है और इसकी f3 है, ठीक है। तो ये जो तीनों लेंस को अपन ने आपस में चिपका रखा है ना, तीनों कांटेक्ट में है एक दूसरे के, बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो ये जो तीनों लेंस हैं वो इफेक्टिवली जिस लेंस की तरह बिहेव करेंगे, इफेक्टिवली ये जो तीनों मिलके काम कर रहे हैं ना, वो अकेला ये वाला लेंस काम कर दे, तो उस केस में इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, वो है f। तो फिर f की वैल्यू f1 f2 f3 के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इस फॉर्मूला से बेटा आप इसको रिलेट कर सकते हो। 3-4 लेंस वगैरह ऐसे हो सकते हैं, ज्यादा लेंस तो लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये थिक हो जाएगा, तो उस केस में मामला सेट नहीं हो पाएगा। तो 3-4 लेंस तक तो अपन ये काम चला सकते हैं। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ सिंपल है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। आपको पावर मैंने बताई थी, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है तो पावर होता है, तो पावर से अगर आप रिलेट करोगे तो ये p है, देखो ये p1 है, ये p2 है, ये p3 है। तो ऑप्टिकल पावर का सिंपली सम है, देखो यहाँ पर है ना। दिस इज, मान लीजिए अगर आपने एग्जांपल लिया, जैसे ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस की ऑप्टिकल पावर पॉजिटिव होती है, ये भी इसकी भी पॉजिटिव होगी, लेकिन ये कॉन्केव लेंस है, इसकी ऑप्टिकल पावर नेगेटिव होगी। तो ये इन दोनों की तो पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी, तो पावर कम हो जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। खैर विद साइन, प्रॉपर साइन के साथ इनकी वैल्यू रखनी है और आप इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ठीक है। इस पर नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ओके। हाँ बेटा, तो एग्जांपल में 2 लेंस दे दिया आपको, जिनकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, आपस में कॉन्टेक्ट में है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। पूछा क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो अगर अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट की, है ना, इमेज की, तो ये जो दोनों लेंस जो कंबाइन कर रखे हैं आपने, क्या करना है, इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है। एक लेंस बन जाएगा सिंगल, तो इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर आप फाइंड करोगे तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f1 की वैल्यू बेटा, f1 की वैल्यू है 10, प्लस का 10 है, कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉन्केव लेंस है तो माइनस का 20। तो 1/10 माइनस 1/20 हाफ बचेगा, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/20। मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। बाकी आपको अगर इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इन दोनों की बजाय एक लेंस लग जाएगा आप सिंपल, और फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी बेटा, देखो 1/u, u की वैल्यू कितनी है -30, इंसिडेंट रे की अपोजिट है ना, इधर की तरफ -30। साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी लगाएं बेटा आप, और 1/f की वैल्यू 1/20 पॉजिटिव, तो 1/30 आगे प्लस का ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/30 हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/30 कितना आएगा, 1/60 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। ये लो, हाइट ऑफ इमेज पूछे, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज या मैग्निफिकेशन पूछे तो m बराबर v/u, v की वैल्यू 60 है, u की वैल्यू कितनी है 30 है, माइनस का 30 है,
तो 60 बाय -30 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ओके, तो सिंपल बेटा, सिंपल वे से अपन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो लेंस गिवन है आपको, देखो लेंस 1 लेंस 2, और ये इक्वी कॉन्वेक्स है और ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का 2r दे रखा है, इसके दोनों r हैं। इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ बोथ लेंस फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मतलब कह रहा है इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ना, उसको आपने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 2 है ना, उससे भर दिया, देखो इस पार्ट को ऐसे। और फिर आपसे पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर 3 लेंस बन जाएंगे, थोड़ा लॉजिकली सोचो आप, 3 लेंस बन रहे हैं, देखो एक तो ये वाला लेंस बन गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप तीनों को सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो, और वो भी एयर के अंदर, जिसके अंदर है ना ये किस में है, एयर में ही तो है सारे सारे, तो एयर के अंदर इन तीनों को सेपरेट कर लो, बन गए इस टाइप से। फिर तीनों की फोकल लेंथ निकाल लो। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर है इसकी फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी r है, इस वाले की भी r है, तो इसका मतलब ये इसके कांटेक्ट में, तो इसकी भी r होगी ना, और ये वाला भी ये 2r होगा, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है, ये 2r है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 2r होगा। ठीक है, इसका म्यू कितना दे रखा, 3/2, इसका कितना दे रखा, 2, और इसका भी 3/2, और ये प्लेन सरफेस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो गया। तो सबसे पहले तो काम करते हैं अपन, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं और r की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इसमें r की वैल्यू चाहिए होगी अपन को, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, f फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, तो f1 तो दे रखा है अपन को, f2 नहीं दे रखा, नहीं f3 दे रखा है, तो सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपन को यहाँ पर। तो आप पॉज करके बेटा एक बार सोल्व कर सकते हो। तो इसमें चलो सबसे पहले फर्स्ट लेंस में देखते हैं। तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 1/10 लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, बराबर μl/μs, μl कितना 3/2 है, और सराउंडिंग का कितना है नहीं दे रखा, तो 1 मान लेंगे अपन, -1, ठीक है। 1/r1, इंसिडेंट इधर मानो, r1 इधर है ना, ये देखो r इस तरफ आएगा ना, तो प्लस का, तो 1/r, -1/r2, r2 की बात करें इधर जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 -1 कितना बचेगा, 1/2, यहाँ 2/r, 1/2 × 2/r, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी है 1/r, तो इसका मतलब 1/r की वैल्यू 1/10 आ गई, मतलब r की वैल्यू बेटा 10 आ चुका अपने पास, 10 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब इन दोनों लेंस की फोकल लेंथ अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों लेंस की फोकल लेंथ कितनी आएगी, देखो कॉनकेव लेंस की बात करें अगर अपन, जो कॉनकेव लेंस दिख रहा है उसके लिए फोकल लेंथ f2 है हमारे पास, तो 1/f2 बराबर μl/μs, μl कितना है 2, और μs देखना एयर है ये। अब इसको ये मत मानो आपकी इसके साथ चिपका हुआ है, अलग अलग मानना है, क्योंकि जब डेरिवेशन होता है ना तो उसमें तीनों की अलग अलग होती है बेटा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसके जो इस कॉनकेव लेंस का अंदर वाले का मीडियम तो 2 है और बाहर वाला जो है वो 3/2 है, ऐसा मत करना, ठीक है। इन तीनों को सेपरेट कर देना एयर के अंदर, और अब कितना एयर है ना, तो इसका मतलब वो 1 है, तो 1/f2 बराबर μl की वैल्यू 2 और एयर 1 -1 ब्रैकेट 1/r1। r1 की अगर बात करूं तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर की तरफ है ना, सेंटर इधर की तरफ होगा तो नेगेटिव जाएगा, तो माइनस का 1/r, फिर -1/r2, r2 की बात करें 2r है, लेकिन वो उधर जा रहा है प्लस का 2r, तो ये 2/1 -1, तो ये 1 ही बचेगा, और यहां पर देखा जाए तो माइनस का 1/r और माइनस का 1/2r, तो माइनस का 3/2r आया यहां पर, माइनस का 3/2r, समझ रहे हो बात को, माइनस का 3/2r, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 10 आई थी अपने पास, तो देखो वैल्यू आ गई हमारे पास 3/20। तो f2 अगर पूछे तो सिंपली f2 हमारे पास आ गया माइनस का 20/3 सेंटीमीटर, ये लो बेटा ये आ गया। अब जो लास्ट लेंस बचा है प्लेनो कन्वेक्स, उसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं, चलो 1/f3 इज इक्वल टू μ2 कितना, μl कितना उसका 3/2, बाय एयर साइड में 1 है, -1 ब्रैकेट 1/r1, r1 की बात करें देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला है, तो इसका उधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जाएगा ना, तो 1/2r, -1/r2, r2 इंफिनिटी, तो 1/∞ 0 जाएगा, ये 3/2 -1 1/2 बचेगा, तो 1/f3 हमारे पास कितना आया, 1/2 एंड 2r, तो 4r आ गया बेटा। तो ये r की वैल्यू अगर आप रख दोगे वो 10, तो यहाँ पर आ गया 1/40, तो f3 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, खत्म, ये वैल्यू रख दो। तो 1/f1, f1 की वैल्यू कितनी बेटा 10 है ना, तो 1/10
1/f2 की वैल्यू कितनी है -3/20, 1/f3 की वैल्यू कितनी है +1/40। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो 40 एलसीएम आ गया, ये 4 आ जाएगा, ये -2 माइनस का 6 प्लस का 1। ठीक है, ढंग से देख लो आप, 44 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 1, तो ये 5 माइनस 6 मतलब माइनस का 1 आ गया। तो एफ बराबर आ गया बेटा माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिव जो लेंस बन रहा है ना, उसकी नेचर कैसी होगी, वो कॉनकेव नेचर मतलब डाइवर्जिंग नेचर का हो गया लेंस। बात आ रही समझ बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज थोड़ा अभ्यास कर लेना आप। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में एक पार्ट और है, वो भी बड़ा खास है। इफेक्टिव फोकल लेंथ इफ टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस। दो लेंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। दोनों की फोकल लेंथ जो है वो f1 एंड f2 है। अब इसमें से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कॉन्वेक्स हो, दोनों कॉन्केव भी हो सकते हैं या एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव भी हो सकता है। जब भी ऐसा हो तो साइन के साथ रखना है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। तो अपन से फोकल लेंथ पूछी बेटा। फोकल लेंथ की अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो अपन को इतना आइडिया है कि पैरेलल लाइट रेज जब आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट से अगर पास हो रही है तो उस पॉइंट को अपन फोकस बोलेंगे, और लेंस से जो डिस्टेंस होती है उसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं बेटा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जैसे ये लाइट रेज आ रही है पैरेलल, है ना, फिर इस लेंस से क्रॉस करने के बाद ये मान लीजिए ऐसे पास होती है, फिर इस लेंस से पास होने के बाद वापस इधर उधर मुड़ जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन की जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाय f1 f2। ओके, जब आपसे केवल फोकल लेंथ के बारे में पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुना बेटा। जब आपसे केवल फोकल लेंथ पूछ ले इस सिस्टम की तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि जब आप इन दोनों की फोकल लेंथ निकाल लिए, इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली है, तो वो जो इक्विवेलेंट लेंस है ना वो कहां पर होगा। जैसे अभी तो हमने जो पढ़ा था ना 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 वाला पार्ट मतलब फॉर्मूला, उसमें आपको ध्यान होगा 3-4 लेंस जो भी हैं वो आपस में आपने, है ना, कांटेक्ट में हैं सारे के सारे लेंस, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, कांटेक्ट में। तो इफेक्टिव लेंस भी वहीं बनेगा। जो 3-4 लेंस जो थे ना उनको हटा करके इफेक्टिव लेंस भी वहीं रखना है, तो उसकी पोजीशन भी वही होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, गैप है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, लेकिन वो जो इफेक्टिव जो लेंस बनेगा ना, वो इफेक्टिव लेंस बेटा वो यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे रखना है ना, वो मैं अभी बताऊंगा कहाँ पे रखना है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, एक ऑब्जेक्ट दे दिया और आपसे पूछ ले कि बताइए इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो प्लीज ये वाले फॉर्मूले से मत सोल्व करना आप। ऑब्जेक्ट अगर दे रखा हो ना तो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन किया था ना हमने 3 लेंस वाला, उसी तरीके से करो। लाइट रे लेके जाओ, इस लेंस पे इंसिडेंट करो, फॉर्मूला लगाओ, इमेज देख लो कहाँ बनेगी, फिर लाइट रे इस पे लेके जाओ, फिर वो जो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी, फॉर्मूला लगाओ, इमेज बना लो। क्लियर, उस वजह से सोल्व करना बेटा। प्लीज ये वाला फॉर्मूला मत लगाना उसके अंदर। अगर आपसे फोकल लेंथ ही पूछे तब आप लगाइए फॉर्मूला। अब प्रश्न ये है कि वो लेंस कहाँ बनेगा, मतलब ठीक है, उसको अगर आपको अगर बताना हो तो देखो कैसे कैसे बताते हैं। देखो मैं रे डायग्राम बनाऊंगा बेटा केवल, और उसमें आगे जाना डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है। ये लाइट रे देखो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, देखो ये इंसिडेंट लाइट रे है, नंबर 1 है ये देखो 1 नंबर ऐसे जा रही है, देखो यूं गई फिर यूं चलेगी, ये नंबर 1 लाइट रे है। तो इंसिडेंट रे को देखो अगर आप, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली देखो, है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली है। और फाइनली इंसिडेंट रे जो थी वो जब अमर्ज हुई तो वो देखो इस तरफ अमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है। इसका मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से जो अमर्जेंट रे है वो इस तरफ डेविएट हो रही है ना। ये मैंने डायग्राम में ऐसे बना रखा है, डेविएट हो रही है, करेक्ट, इस टाइप से। सिमिलरली ये रे को देखो, ये रे को 2 नंबर नाम दूं तो ये 2 यहां तक जा रही है, देखो अगेन 2 को भी अगर अपने ड्रॉ करें आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं यहां पे मीट कर रही है। तो 1 नंबर रे को आगे एक्सटेंड कर दो, और 1 नंबर रे जो अमर्ज हो रही है लास्ट में, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी ना वहीं इफेक्टिव लेंस होगा। मतलब इफेक्टिव लेंस बेटा कहीं ना कहीं यहां पे होगा, ये देखो ये है इफेक्टिव लेंस जो भी है यहां पे बनेगा। ठीक है, तो प्लीज इमेज फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन के लिए पूछे तो प्लीज फॉर्मूला मत लगाना, फोकल लेंथ पूछे ना तो फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जैसे एग्जांपल में मैं दूं, जैसे f की वैल्यू बेटा मान लीजिए f1 की वैल्यू सपोज आपके पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, f2 की वैल्यू सपोज दे रखी है माइनस का 10 सेंटीमीटर, और जो d है ना वो मान लीजिए दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर।
बीच का गैप जो 20 सेंटीमीटर दे रखा आपको, और फिर पूछे बताइए कि इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/f इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/f2, f2 कॉन्केव लेंस है, ये वाला कॉन्केव लेंस लिया, ये वाला दूसरे नंबर वाला, तभी नेगेटिव लिए, -20 माइनस d बाय, d की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 रख दो डायरेक्ट, f1 f2 की वैल्यू 10 और ये माइनस का 20, साइन के साथ रखना है, बाकी ये माइनस हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये 20 से 20 कट गया है ना, ये 20 कैंसिल हो, 1/10 प्लस 1/10 2/10, ठीक है, 2/10 या 4/20 माइनस 1/20, तो 4/20 माइनस 1/20 3/20, मतलब f बराबर आ गया 20/3 सेंटीमीटर, तो f बराबर 20/3 मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, ओके, इफेक्टिव जो लेंस बनेगा वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें, ओके बेटा देखो, डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम लेंस, ये भी अच्छा आर्टिकल है, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, जब भी लाइट रे लेंस में से रिफ्रैक्ट होती है बेटा, तो लाइट रे का डेविएशन कितना होता है, ठीक है। मान लीजिए ये लाइट रे आई यहां से, ध्यान रखना पैरेक्सियल है ये जो भी चीजें अपने पढ़ रहे हैं ना, ये पैरेक्सियल लाइट रे के लिए ही अपन ये फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं बेटा, मार्जिनल लाइट रे के लिए भैया ज्योमेट्री से करना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। ये लाइट रे आई, ये लाइट रे को इसने इस तरफ डेविएट कर दिया, ठीक है, ये है जी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, तो ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, ध्यान देना ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है ना, उसकी हाइट है h, ठीक है क्या, ये हाइट कितनी h है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा है ना, तो यहां पे डेल्टा मैंने मेंशन किया है, डेल्टा इज इक्वल टू, आप ये रिलेशन हमेशा याद रखेंगे h/f, h/f, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, याद रखना ही है हमेशा आपको, डेल्टा बराबर h/f, प्रॉपर साइन के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर f पॉजिटिव है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ये, f पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, और h जो है वो भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि जो लाइट रे है ना, वो लाइट रे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड कर रहा है। आप ये कह सकते हो h में चलो साइन कन्वेंशन ना भी लगाओ चल जाता है, h में मत लगाओ चलो, लेकिन f जो है ना उसमें साइन लगाना है। f अगर पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो भैया सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस होगा ना तो लाइट रे को ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, इसका जो रोटेशन है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट रे मान लीजिए अगर आप यूं यहां से अगर नीचे वाले पार्ट में अगर इंसिडेंट करते हो तो लाइट रे को इधर बेंड करेगा ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये रोटेट करने का ट्राई करेगा, डेल्टा बराबर h/f, और f अगर नेगेटिव है मतलब कॉन्केव लेंस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी बजाय उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेगा लाइट रे को, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा कि जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आती है ना, विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाती है, तो जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी ना बेटा, तो उस केस में जो h है ना, h 0 हो जाएगा, h अगर 0 हो जाएगा तो लाइट रे जो है ना, डेल्टा जो होगा लाइट रे का वो 0 हो जाएगा, है ना, फॉर ऑप्टिकल सेंटर h इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 हो जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट जब भी इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी पास हो जाती है, ठीक है, तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन भी 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से ही आता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिलेशन आपको याद रखना है बेटा। उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इमेज की जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, ध्यान रखना, इंटेंसिटी जो है ना प्रोपोर्शनल टू, एग्जैक्ट नहीं, प्रोपोर्शनल टू अपर्चर एरिया, एरिया जो होगा ना उस एरिया की प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कहने की बात ये है कि जैसे ये लेंस है, अब लेंस के का जो अपर्चर है वो ये है, अपर्चर डायमीटर ये है, ये अपर्चर डायमीटर है, अगर आप इस लेंस को यहां से फ्रंट से देखें, ये हमारी आई है, फ्रंट से अगर आप देखें तो आपको लेंस गोल ही दिखेगा,
तो गोल दिखेगा, तो अगर आपके पास रेडियस है तो इंटेंसिटी जो है ना आई प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, और रेडियस डी का आधा होगा, हाफ होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ये है। तो कई बार क्या करते हैं अपन, इसमें कुछ पार्ट कवर कर देते हैं ओपेक, है ना, ओपेक पेपर से, जैसे कागज से ढक दिया मान लीजिए ये पार्ट, ये पेपर है, और मान लीजिए इसकी रेडियस जो है, यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ बेटा, यहीं पे ही बेटा मैंने इसको क्या किया, ये r/2 रेडियस का है, r/2 रेडियस पर मैंने इसको कवर कर दिया। पहले मान लीजिए पूरा ओपन था, खुला था, तो इमेज की इंटेंसिटी I0 थी पहले। अब पूछेगा बताइए अगर r/2 रेडियस का जो कागज इस पे चिपका दिया तो अब इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये बताइए कि ओपन सरफेस जो है ना, मतलब अपर्चर एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट वाला वो कौन सा है, ये वाला है ना, केवल ये वाला पार्ट है देखो। तो अगर यहाँ I0 की बात करूं तो I0 प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, I0 तो पहले वाली इंटेंसिटी थी इमेज की, तो उसमें तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और अब जो इंटेंसिटी वो I है, I प्रोपोर्शनल टू, अब बताओ जरा क्या होना चाहिए, ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे ना। अब पूरा एरिया कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर पूरा काम का नहीं है, क्योंकि इसमें से ये वाला पार्ट जो है ये ओपेक है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, पाई आर स्क्वायर बटा 4, रेडियस आधी है इसकी, तो ये कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 आ गया, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो I0 बाय I बराबर ये 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो 3/4, इसका मतलब जो I है ना वो बेटा 3I0 बाय 4 हो जाएगा। इमेज की इंटेंसिटी जो है 3/4 हो जाएगी टाइम्स I0। ठीक है, तो इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इमेज भी अपन फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। ये अप्रोच है ना, सेम अप्रोच आप मिरर में भी लगा सकते हो। मिरर अगर दे रखा अपन को, उसमें भी अगर कुछ पार्ट आप अगर कागज से ढक दो तो सीधी सी बात है, एरिया निकाल लो, इफेक्टिव एरिया जहां पर रिफ्लेक्शन होगा वो वाला पार्ट निकाल लो। यहाँ पर वो वाला पार्ट देखना जहां पर लाइट पास हो सकती है ना, रिफ्रैक्ट हो सकती है। अब मैं कह दूं कि पूरा पूरा आधा पार्ट जो वो कवर कर दूं, तो आधा पार्ट कवर कर दो तो एरिया आधा बचेगा, सीधी सी बात है। मतलब ये वाला पार्ट आधा ऊपर वाला कवर कर दें तो आधा एरिया बचेगा, तो इमेज की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इस वे से सॉल्व करना अपन को, तो बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, ये ध्यान रखना अपन को। उसके बाद में बेटा कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे लेंस को आप क्या करें, अलग अलग मीडियम से बनाते हैं, अलग अलग मटेरियल से। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल से बनाओगे तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होगी, या जो इमेज है, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा। If lens is made with the different materials, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इधर। जैसे ये लेंस है ना, और इस लेंस में क्या किया, इसका सेंटर वाला जो पार्ट है ना, उस पार्ट को मैंने μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से बना दिया। फिर ये वाला पार्ट भी लिया, इसको मैंने μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से बना दिया, इसको मैंने μ3 से बना दिया। लेंस को सामने से देखेंगे तो अपन को ऐसा ही कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ब्लैक, इसको मैं बीच वाले को रेड कर देता हूँ, और ये वाला जो है लास्ट वाला, इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ बेटा। ये 3 मीडियम अपन ने ले लिए। वैसे जो हम लेंस की फोटो बनाते हैं ना, वो तो साइड व्यू होता है उसका, तो अगर साइड व्यू लेंगे ना अपन, तो साइड व्यू ऐसा बनेगा, देखो सेंटर वाला पार्ट μ1 वाला है देखो, ठीक है, और फिर ये μ2 वाला हो गया देखो, फिर ये μ3 है। ठीक है, ये μ3 है, μ2 है, ये μ1 है, राइट। तो इस तरीके से है ये कुछ पार्ट, ये रेड हो जाएगा ये वाला, बाकी ये ब्लू हो गया, और बीच वाला ब्लैक है। ठीक है, ये है इस टाइप से। तो अब आपसे पूछे कि फोकल लेंथ, तो सीधी सी बात है, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, वो अगर आप गौर करें तो आपके पास सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है।
ये है ना, और आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज। तो एक बात बताओ, यहां से अगर मैं लाइट रे भेजूं, यहां से लाइट रे भेजूं तो लाइट रे इस पे भी जा रही है ना, इंसिडेंट हो रही है ऊपर वाले पार्ट पर या नीचे वाले पार्ट पर। लाइट रे इस पे भी इंसिडेंट होगी, देखो म्यू2 पे भी, लाइट रे म्यू1 पे भी इंसिडेंट होगी ना, नीचे तो सेम ही है, मतलब यहां पर भी इंसिडेंट होगी, यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी। और इतना अपन को यहां पर समझ में आ रहा है कि म्यू एस तो सराउंडिंग का है, उस सराउंडिंग का दोनों सबके लिए सेम होगा, म्यू एल लेंस का अलग अलग है। यहाँ पर R1 R2 की बात करें तो इस पूरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ऐसे इस पूरी सरफेस का भी सेम है। इसका मतलब R1 और R2 की बात करें ना, वो इन तीनों मीडियम के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो म्यू एल पे डिपेंड कर रही है यहाँ पर अल्टीमेटली। तो म्यू1 के अकॉर्डिंग एक फोकल लेंथ हो जाएगी, म्यू2 के अकॉर्डिंग अलग फोकल लेंथ हो जाएगी और म्यू3 के अकॉर्डिंग भी अलग फोकल लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जब लाइट रेज इंसिडेंट होगी ना, तो उस केस में जो इमेज फॉर्मेशन करोगे आप, तो अपन को पता है फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f होता है ना। तो यहाँ पर बेटा f इस पे डिपेंड करेगा और f की वैल्यू अलग लगाएगी। कितनी आएगी f यहाँ पर, f1 आएगा, f2 आएगा और f3 आएगा। तीनों से लाइट क्रॉस करेगी ना, इससे भी लाइट क्रॉस करके आगे जाएगी, इमेज बन जाएगी। देखो इससे भी लाइट क्रॉस करके आगे जाएगी, इमेज बन जाएगी, इससे भी लाइट क्रॉस करके आगे इमेज बन जाएगी। ये तो सेम ही, ये दोनों मिलके तो सेम ही काम कर रहे हैं, ये भी सेम ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 फोकल लेंथ आई है ना, इसका नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी बेटा यहाँ पर 3। अगर आपको मीडियम अलग अलग दे रखे हैं, जितने भी मीडियम होंगे ना उनके अकॉर्डिंग इमेज भी उतनी बन जाएगी। लाइट रे सभी पे इंसिडेंट होगी, फोकल लेंथ अलग अलग होगा, फॉर्मूला लगाओगे तो इमेज भी भैया उसी प्रकार से बनेगी जितनी फोकल लेंथ है। करेक्ट। अब इसमें कई बार अपन को इस टाइप से दिया होता है, देखिए इधर, जैसे इस लेंस का आधा पार्ट जो है, ये पार्ट म्यू1 से बना दिया और ये पार्ट म्यू2 से बना दिया, ठीक है, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए बताइए इमेज कितनी बनेगी। तो यहां पर 2 लेंस हैं, अगर आप गौर करो तो एक ये है 1 नंबर और एक ये है 2 नंबर, दोनों यूं सीरीज में कनेक्टेड है आपस में। इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f1 + 1/f2, एक ही लेंस बन गया। इमेज कितनी बनेगी, एक। और वैसे भी देखो आप, तो लाइट रे अगर यहां से जाएगी तो आप देखो इस लेंस से गुजरने के बाद लाइट रे इससे भी जाएगी ना, दूसरे जाएगी, दूसरे जाने के बाद बाहर जाएगी ना। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो तो इन दोनों का इफेक्टिव बनेगी ना। बात आई समझ में। यहां से देखो तो इसमें से गुजरने के बाद लाइट रे वापस इसमें थोड़ी जा रही है, म्यू2 में थोड़ी जा रही है, तो ये तो बाहर गई, इसका मतलब इसकी इमेज बन जाएगी, ऐसे इसकी इमेज भी बन जाएगी। इसका मतलब यहां पर इस प्रकार से अगर दे रखा हो आपको, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, जितना मीडियम होगा। और यहां पर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी बेटा, एक ही बनेगी इमेज यहां पर इस केस के अंदर। तो आंख मूंद के जवाब नहीं देना आपको, ठीक है, उस तरीके से पढ़ करके सही तरीके से उसका जवाब देना है। तो डिफरेंट मटेरियल हो तो किस तरीके से इमेज बनेगी वो हमने देख लिया यहां पर। अब बेटा अगर लेंस को आप कट कर दें, काट दें, तो उस केस में फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं अपन। देखिए जैसे ये लेंस है ना, और इस लेंस को अपन बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग द डायमीटर, ठीक है, मतलब यूं कट कर रहे हैं अपन, आप देख लो यूं, ऐसे। तो अगर ऐसे कट करें तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, देखो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। अब मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f है, तो एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू ही है ना पूरे मीडियम का, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, r1 मान लो, इसका r2 मान लो। तो जैसे आप कट करोगे, जैसे आपने कट किया, क्या म्यू पे कोई बदलाव आया, नहीं आया, म्यू सेम है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, ये वाले का r1 ही है, ये r2 है तो ये वाले का r2 है। अब आप ये देखो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है उसमें म्यू एल आता है, म्यू एस आता है, r1 आता है, r2 आता है, किसी में बदलाव आया क्या, नहीं आया बदलाव। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी f के बराबर ही होगी और इसकी फोकल लेंथ भी f के बराबर ही होगी, उस फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और ये ध्यान रखना, आपने लेंस को यूं कट किया ना बेटा, तो प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे इस लेंस की बात करें तो इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली होगी, इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली होगी, इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली होगी और इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली होगी। करेक्ट, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अब अगर आपसे पूछे कि इमेज की इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ वो पड़ेगा,
क्योंकि आपने क्या किया, लेंस को काट दिया। मान लीजिए एक लेंस, एक टुकड़े को आपने अलग फेंक दिया, एक टुकड़े के अकॉर्डिंग आपने इमेज बना रहे हो आप, तो एरिया आधा बचा ना, तो इसका मतलब इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर एरिया हाफ हो गया तो इमेज की इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगी उस केस में, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। अब जैसे कई बार क्या होता है, इन लेंस को कंबाइन कर देते हैं आप, इन लेंस को दोनों को आपने कंबाइन कर दिया कुछ इस टाइप से, देखो एक लेंस ऐसे रख दिया और एक लेंस इसके साथ में सीरीज में ऐसे कनेक्ट करके रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस तो यही वाली है, यही है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ f है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1/f इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो यहाँ पर 2/f आ जाएगा, मतलब f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, f/2 आ जाएगी, फोकल लेंथ आधी होगी, फोकल लेंथ आधी होने का मतलब पावर डबल हो गई, तो ऑप्टिकल पावर बढ़ जाएगी इस केस के अंदर, समझ रहे हो, ये चीज है। अगर आपने इस लेंस के साथ, जैसे ये लेंस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है, इस लेंस को एकदम पलट के यहां पे कनेक्ट कर दिया कुछ इस टाइप से, देखो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है और थिन लेंस है दोनों के दोनों। अब अगर आपसे पूछे ना कि बताइए फोकल लेंथ क्या होगी, तो अब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस दोनों की कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना अब आप। तो इसमें रिजल्ट आप याद रखें, वैसे होता क्या है, जैसे लाइट रे यूं गई ना, ये लाइट रे क्या करेगा, ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला लेंस अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ डाइविएट करेगा, इसको मोड़ेगा, इसको अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ इसको डाइविएट करेगा, और ये वाला जो लेंस है ना, ये लेंस इसकी खुद की प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ इसको डाइविएट करेगा, मतलब इस तरफ, एंड फाइनली रे पैरेलल ही चली जाएगी। मतलब ये वाला जो लेंस है, ये लेंस जो है ना बेटा, ये लाइट रे को इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है, इस तरफ बेंड करेगा, ये डाइविएट करेगा, इधर मुड़ेगा, फिर ये वाला जो लेंस है ना अपनी प्रिंसिपल एक्सिस इसको डाइविएट कर देगा, करेक्ट, और लाइट ऑलमोस्ट कैसे चली जाएगी, पैरेलल। तो पैरेलल आ रही थी, पैरेलल ही जा रही है बाहर, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, यहां पर इनफाइनाइट होगी, और पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो लेंस को अगर ऐसे कट करें तो फोकल लेंथ काटने के बाद जो टुकड़े बचेंगे ना, उनकी फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई चेंज नहीं होगा, है कि नहीं है। अगर मैं ना इस लेंस को यहां से काट दूं ना, यहां से काट दूं पूरा, और ये वाले पार्ट को हटा दूं, यहां से काट दिया मैंने, अब प्रिंसिपल एक्सिस ये नहीं है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस तो यही रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से पास होती है बेटा, तो इसको अगर आगे एक्सटेंड करें सेंटर यही आएगा, तो यहां से अगर कट कर दूं तो इस लेंस का, इस टुकड़े का प्रिंसिपल एक्सिस भी यही रहेगा। अब अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, अब आपसे कहेगी बताइए इमेज बनेगी नहीं बनेगी, इमेज आधी बनेगी, पूरी बनेगी, कैसे बनेगी भैया, सीधी सी बात है, अगर घटना घट रही है ना तो इमेज बनेगी। जैसे इस पॉइंट से बात करें तो इस पॉइंट से लाइट रे जा रही है ना, यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट से भी इंसिडेंट हो रही है, देखो हो रही है ना, तो दोनों से अगर लाइट रे, इस पॉइंट से भी लाइट रे इंसिडेंट मतलब रिफ्रैक्ट हो पा रही है, इसमें से जा रही है, इसमें से इस पॉइंट से भी लाइट रे इसमें से जा रही है, इसका मतलब लाइट रेज पूरे ऑब्जेक्ट से जा रही है भाई, मतलब इमेज इसकी कंप्लीट बनेगी, ठीक है। लेंस को आधा अगर कट कर दें और ऑब्जेक्ट सामने रख दें, तो आपको तो ये देखना है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पहुंच पा रही है क्या, पूरे ऑब्जेक्ट से अगर पहुंच रही है ना, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज बनेगी, और इमेज कैसे बनेगी, कंप्लीट बनेगी इमेज। तो यहां पर जो इमेज बनेगी, मान लीजिए ऐसे बन रही है, तो ध्यान रखना इसमें लाइट रे जो भी है वो जाएगी, एंड फाइनली ये जो भी है इस टाइप से, तो ये इमेज जो है वो कंप्लीट बनेगी भैया, ओके, कंप्लीट इमेज बनेगी, ये लिख लेना आप अच्छे से। लेकिन इमेज की इंटेंसिटी जरूर डाउन हो जाएगी, क्योंकि इमेज उतनी ब्राइट नहीं रहेगी बेटा, क्योंकि एरिया कम हो गया ना, तो वो उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अगर लेंस को ऐसे कट करें, ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा, लेंस को अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली कट करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो सिंपल है, देखो ये लेंस लिया और मैं आपसे कहूं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, आर है, ये भी आर है मान लो, है ना, या ये 2r मान लो, चलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और अब आपसे कोई कहे कि बताइए लेंस को अगर ऐसे काट दें, है ना, ऐसे काट दिया जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे कट करें तो 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके, एक टुकड़ा तो ये बना देखो, और एक टुकड़ा ये बना। अब आपसे पूछे बताइए दोनों टुकड़ों की इंडिविजुअली फोकल लेंथ कितनी है, अगर पूरे की फोकल लेंथ इसकी f है तो दोनों टुकड़े अलग अलग कर दिए, सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, ये इन्फिनिटी हो गई, ये भी इन्फिनिटी हो गई, ये r है और ये कितना है 2r, खत्म। तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, f1 मान लो, इसकी कितनी है f2 मान लो, इस पूरे की लेंस की कितनी f है, फॉर्मूला लगाओ, लेंस मेकर फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, 1/f बराबर म्यू एल कितना है, म्यू बाहर कुछ नहीं दे रखा, एयर मान लो 1 - 1 ब्रैकेट में 1/r1, इंसिडेंट रे इधर ले लिया, r1 बेटा इस सरफेस का r1 प्लस आएगा तो 1/r,
इस वाले का नेगेटिव आएगा तो माइनस 2/r, समझ रहे हो, क्योंकि इसका इधर की तरफ जाएंगे ना, सेंटर इधर की तरफ आ जाएगा, -2/r प्लस हो जाएगा ये, तो 1/f बराबर कितना आ गया, म्यू -1, ये आ जाएगा बेटा 1/r प्लस 1/2r मतलब 3/2r। ठीक है, तो ये यहां पर अपने पास रिलेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई एक। अब इस लेंस के लिए कैलकुलेट करना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखो 1/f1 बराबर म्यू एल म्यू है, म्यू एस 1 है, -1 1/r1 कितना है, r है, और 1/r2 r2 इंफिनिटी है, तो ये इतना ही बचा। देखो तो 1/f1 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू -1 बटा में r। अच्छा म्यू -1 की वैल्यू आप रख सकते हो 2r बाय, या म्यू -1/r, देखो यहां से है ना, म्यू -1/r की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3f, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3f। तो f1 की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 3f/2, ये लो। और अब f2 पूछे तो सिंपल 1/f2 बराबर अगेन म्यू -1 ब्रैकेट 1/r1, r1 इज इन्फिनिटी तो 1/infinity माइनस 1/r2, r2 इज नेगेटिव माइनस का 2/r, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 1/f2 हमारे पास आ गया म्यू -1/2r, है कि नहीं। और म्यू -1/r जो है वो कितना है, 2f/3 है बेटा, ये 2f/3 और डिवाइड में 2 भी है, 2 से 2 कट गया, तो इसका सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, म्यू -1/r की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2/3f, सॉरी 2/3f, और ये 2 भी था डिवाइड में, 2 से 2 कट गया, तो बेटा f2 की जो वैल्यू है ना हमारे पास आ गई 3f। ठीक है, तो इस तरीके से अपन फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर लेंस को ऐसे कट कर दिया जाए तो, बड़ा सिंपल है, आसान है। और अगर ये दोनों रेडियस समान होती, सेम होती, इक्वल होती, r तो यूं कट कर दे तो दोनों आइडेंटिकल बनते ना, और दोनों आइडेंटिकल बनते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, इसकी फोकल अगर ये दोनों सेम होते ना, r और ये भी r होता, ये दोनों r होते तो इसकी फोकल लेंथ अगर f डैश है तो इसकी भी f डैश होती, फिर f डैश होती तो फॉर्मूला लगा देते 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f डैश प्लस 1/f डैश बराबर 1/f, 2/f डैश बराबर 1/f, इसका मतलब f डैश की वैल्यू कितनी आ जाती, 2f, तो दोनों की फोकल लेंथ डबल हो जाती। ठीक है, तो इस वे से बेटा अपन लेंस को कट करके भी डील कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे लेंस के अंदर, और बाकी लेंस में पढ़ने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज़ की, अगर आपने लेंस को एक ऐसे मीडियम में इमर्ज कर दिया है जो कि डेंसर मीडियम है, तो लेंस का नेचर कैसा हो जाएगा, जैसे कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हो, 1/f बराबर म्यू एल बाय म्यू एस होता है बेटा -1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब सीधी सी बात है, मान लीजिए पहले कन्वर्जिंग लेंस है, बाहर एयर है, म्यू एस की वैल्यू 1 है, और म्यू एल की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, लेंस कन्वर्जिंग है। जैसे इसको एक डेंसर मीडियम में डुबा दोगे आप, तो म्यू एस की वैल्यू म्यू एल से अगर ज़्यादा होगी, ये वाली क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी ना इससे, तो ये क्वांटिटी 1 से कम हो जाएगी, 1 से लेस होने का मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने का मतलब जो लेंस कन्वर्जिंग था वो डाइवर्जिंग बन जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग बन सकता है अगर आप उसको डेंसर मीडियम में डुबा दो। सेम इसी प्रकार से अगर डाइवर्जिंग लेंस है एयर के अंदर, उसको भी डेंसर मीडियम में डुबा दोगे तो वो कन्वर्जिंग बन जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना ये नेगेटिव होता है, आर वाला ये नेगेटिव होता है, और ये अगर डेंसर हो गया तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर वो डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, बाकी इतनी कोई खास नीड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में, आसानी से प्रैक्टिस करोगे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, इसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है बेटा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट होता है जिसकी जो एडजेसेंट सरफेस होती हैं, ठीक है, वो इंक्लाइंड होती है एक दूसरे से, ठीक है, कुछ एंगल पे होती हैं। जैसे ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक दे रखा है आपको, रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू दे रखा है आपको, ठीक है, लाइट रे यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर लाइट रे अंदर जाएगी, फिर यहाँ से अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रे बाहर आ गई बेटा, तो ये प्रिज्म है एक। सिमिलरली कोई जरूरी नहीं कि ट्रायंगल शेप में ही हो, कुछ ही शेप में हो सकता है। अब जैसे ये वाला जो कॉर्नर है इसका, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से लाइट रे आई, यूं गई, फिर यूं चलेगी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यहाँ से लाइट रे आई, यूं गई और यूं चलेगी, तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो कोई भी कॉर्नर है वो प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है। अब हम बेटा प्रिज्म पे जो बेसिक जो ज्योमेट्री है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो है आपका ग्राफ एंगुलर डेविएशन के लिए, और एक है मिनिमम डेविएशन, और एक थीन प्रिज्म। ठीक है, तो इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे।
आइए ध्यान दीजिए इधर, ये है जी प्रिज्म, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का म्यू है। एक लाइट रे बेटा इस प्रिज्म पर, इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो यहां से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ये वाला बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जानते ही हो, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा उसी एंगल को ही अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अंदर डेंसर मीडियम है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी थोड़ी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है प्रिज्म के अंदर, इसको मैं R1 मान लेता हूं बेटा। उसके बाद में लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी मीडियम में, तो नॉर्मल बेटा अगेन मैं ड्रॉ करूं यहां पर नॉर्मल, तो सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बन जाएगा ये नॉर्मल। फिर लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इस तरफ बैंड हो जाएगी, ये अमर्जेंट रे है, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अभी तक जो हमने ड्रॉ किया बड़ा आसान है। जो रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, फिर डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब और बैंड हो जाएगी। और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को भी मैं R2 लिख देता हूँ, चलो। तो ये एंगल R1, ये वाला एंगल R2, और ये अमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको बोल देंगे अपन एंगल ऑफ अमर्जेंस E, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली जो रे दिख रही है आपको, इस रे के सामने वाला जो एंगल है ना, ये कॉर्नर वाला एंगल जो है इसको मैंने A नाम दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना A को अपन बोलेंगे प्रिज्म एंगल, ठीक है, या इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं बेटा। कई बार रिफ्रैक्टिंग एंगल लिखा होता है, इसका मतलब यही है प्रिज्म एंगल, ठीक है, प्रिज्म एंगल। ये ध्यान रखना इस रे के सामने वाला, अगर लाइट रे आपको ये दे रखी हो ऐसे कुछ करके, ठीक है, यूं जा करके फिर यूं जा रही है फिर यूं जा रही है, तो ध्यान रखना प्रिज्म एंगल ये वाला होगा, ये नहीं होगा। फिर हमेशा ये मत सोचना ऊपर वाला होता है, ऐसा नहीं है। इस लाइट रे के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये जरूर बेटा ध्यान रखना, गलती मत करना इसमें। ओके, अब हमें यहाँ पर बेसिक जो ज्योमेट्री है उसको फॉलो करना है, स्नेल्स लॉ को फॉलो करना है, और आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है इसके अंदर, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। देखिए बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन ये सबसे खास है बेटा इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर लाइट रे कितना बैंड होती है वो देखना है। तो देखिए लाइट रे यहां से आ रही थी, ये लाइट रे देखो इधर जा रही थी, देखो सीधी सीधी जा रही थी, तो लाइट रे थोड़ा बैंड होगी अंदर की तरफ, हल्का मुड़ी ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर की तरफ बैंड हो गई। फिर लाइट रे इधर जा रही थी सीधी, देखो, लेकिन अगेन इस तरफ बैंड होगी, देखो ये डेल्टा 2 है। तो रोटेशन सेम डायरेक्शन में है, डेल्टा 1 इधर फिर डेल्टा 2 इधर, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा है ना वो किसका सम है, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 का। अब डेल्टा 1 की बात करें तो सिंपल है, ये वाला एंगल I है और ये ज्योमेट्री साफ नजर आ रहा है, ये भी I होगा, और ये R1 है, तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I माइनस R1। और डेल्टा 2 की बात करें अगर अपन, ये देखो ये पूरा E है, ठीक है, ये पूरा E है, ये R2 है, तो ये सामने वाला ये भी R2 होगा ना, ये दोनों एंगल बराबर बराबर हैं, ये R2 है, तो E में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास डेल्टा 2 आ जाएगा, E माइनस R2, ठीक है। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री, डेल्टा बराबर I प्लस E रख देते हैं और माइनस R1 प्लस R2। अब R1 और R2 का सम किसके बराबर है, ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, देखो ये वाला, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप गौर करें टोटल सम 360 होगा, 360 में से 90 और 90 180, 360 में से 180 तो ये खा गए दोनों, कितना बचा 180, 180 में से A ये खा गया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला अंदर वाला, ये बचेगा 180 माइनस A। अब जब ये 180 माइनस A है तो ये देखो ये लाइन, तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाला एंगल जो है ये पक्का पक्का A के बराबर होगा ना, क्योंकि पूरा 180 होगा, ये 180 में से 180 माइनस A घटा दोगे तो ये A बचेगा। अब ये जो A है इस ट्रायंगल को अगर आप देखो ज्योमेट्री से, तो ये दोनों R1 और R2 इन दोनों का सम जो है वो A के बराबर होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली पता लग गया R1 प्लस R2 बराबर A, ये तो आंख मीच के जवाब दे दो सीधा सीधा, R1 प्लस R2 बराबर A। तो डेल्टा बराबर आ गया बेटा हमारे पास I प्लस E माइनस A। समझ में आई बात? तो ये बहुत ही खास रिलेशन है भैया एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। उसके बाद में स्नेल्स लॉ की बात करें अगर अपन, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अगर अपन लगाएं बेटा, फर्स्ट सरफेस ये वाली है, ये सेकंड है,
फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अगर आप लगाएंगे तो बताइए साइन आई, बाहर एयर मान लेते हैं तो 1 है, बराबर म्यू इंटू साइन R1। सेकेंड सरफेस के लिए लगाएं तो देखो म्यू इंटू साइन R2, म्यू इंटू में साइन R2, इसको मैं इधर रख देता हूं, म्यू इंटू साइन R2, म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन ई। ये लो, ये दो काम की इक्वेशन है, 1 2 और ये 3 आ गई, और ये 4, R1 प्लस R2 बराबर 1। खैर इसको तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, लेकिन फिर भी यूज कर सकते हैं बाद में भी। तो ये कुछ इक्वेशंस है बेटा। अब अगर अपन से कोई कहे कि आई और ई में क्या रिलेशन है, आई जब बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा कि घटेगा, उसको अपन चेक कर सकते हैं बेटा। देखो अगर आप आई को इंक्रीज करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ हो, अगर आप आई इंक्रीज करोगे तो R1 इंक्रीज होगा, साइन है ना बोथ साइड, आई बढ़ेगा तो R1 भी बढ़ेगा, आई बढ़ाओगे तो R1 बढ़ेगा। अच्छा R1 प्लस R2 बराबर A है जो कि फिक्स्ड है। अगर आप R1 इंक्रीज करोगे ना, R1 इंक्रीज करोगे तो A तो कांस्टेंट है ना, A तो कांस्टेंट है, तो R1 और R2 का सम हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, A रहना चाहिए। इसका मतलब अगर R1 बढ़ाओगे तो R2 को घटाना पड़ेगा, या सिंपली देख लो R2 बराबर A माइनस R1 है, R1 बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, घटाओगे तो इससे A में से तो R2 घट जाएगा। तो अगर R1 बढ़ेगा तो R2 घटेगा, और अगर R2 घटेगा बेटा यहां पर देखो तो R2 डिक्रीज होगा तो E भी डिक्रीज होगा, समझ रहे हो, E डिक्रीज होगा। देखो कितना प्यारा रिलेशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस डिक्रीज होगा बेटा, एंड सिमिलरली एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप डिक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा। तो आई बढ़ाओगे तो ई घटेगा, ई बढ़ाओगे तो आई घटेगा, या ई बढ़ाओगे तो आई घटेगा। ओके, तो डेल्टा को बेटा आई और ई के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हो आप, करेक्ट, ये चीज है यहां पर। अब इसमें एक खास चीज है, वो क्या, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाने का ट्राई करता हूं। देखो जैसे आई बराबर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आई बराबर लेता हूं, सपोज 20 डिग्री, आपने 20 डिग्री एंगल पर लाइट रे को इंसिडेंट किया, और उस केस में जो लाइट रे जो बाहर आ रही है ना, उसका जो एमरजेंस एंगल है सपोज वो है बेटा 50 डिग्री, मान लीजिए 50 डिग्री है। और जब आपने आई बराबर 20 यहाँ रखा, ई बराबर 50 यहाँ रखा, ठीक है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 30 डिग्री। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेल्टा कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है, यहां तक सहमत हो आप? मतलब आई की वैल्यू 20 और ई की वैल्यू 50, तो डेल्टा की वैल्यू 30 आ रही है। अच्छा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, जो कि मैंने बहुत पहले बताया था, स्टार्टिंग बताया था, बहुत काम का लॉ है बेटा रे के लिए। आपने लाइट को यहां से भेजा, इधर करके इधर चलेगी। अब मैं लाइट की डायरेक्शन पलट दूं, मतलब ये वाला एंगल कितना है 20, ये वाला एंगल कितना 50 है, ये 20 है, ये 50 है। अगर मैं लाइट रे को इधर से एंटर करवाऊं तो ये तो आई आर हो जाएगा, इंसिडेंट रे, टक टक टक, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी ना, तो उस केस में ये वाला एंगल तो हो जाएगा 50, ये वाला हो जाएगा 20। इसका मतलब ये तो हो जाएगा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो आई क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा 20, और ये वैल्यू अगर यहाँ रखूंगा तो पक्का पक्का भाई इन दोनों का सम है, सम यहाँ पर भी 70 आ रहा है, यहाँ पर भी 70 आ रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है 30 आई। इसका मतलब एक चीज गौर करो कि आई की दो वैल्यू के लिए आई की दो वैल्यू के लिए डेल्टा की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ बेटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा जहां पे आई की वैल्यू, जो आई की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, राइट? तो ग्राफ बड़ा खास है इसका। ग्राफ देखिए आप, डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्राफ बहुत ही प्यारा ग्राफ बनता है। देखो कुछ इस टाइप से, ऐसा, ठीक है, यहां पे डेल्टा मैक्स होता है बेटा। ये वो पॉइंट है जहां पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम आती है, और उस केस में आई और ई की वैल्यू सेम हो जाती है। इस पॉइंट पर आई और ई क्या हो जाते हैं, सेम। यहां पे डेल्टा मिनिमम आता है। और एक चीज का ध्यान रखना, ये पैराबोला नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पैराबोला का ग्राफ नहीं है भैया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो होता है ना, वो राइट साइड वाले से थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब ये विड्थ थोड़ी कम होती है, ये वाली विड्थ ज्यादा होगी, ये वाली विड्थ कम होगी। तो यहाँ पे देखो आई की दो वैल्यू के लिए
मतलब आई की वैल्यू इस वाली वैल्यू के लिए भी, जैसे ये वाली वैल्यू 20 मान लो, तो सेम एंगल ऑफ डेविएशन आई की 50 डिग्री के लिए, ये 20 है तो ये 50 हो जाएगा, समझ रहे हो, उस पर डेल्टा की वैल्यू सेम आएगी। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ये ग्राफ एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा, तो इसका जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है। डेल्टा मिनिमम कहाँ आता है, जब आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई के बराबर, ये सबसे खास केस है इसके अंदर, ठीक है। अब डेल्टा मिनिमम कितना आएगा उसको अपन करते हैं बेटा अभी। हाँ बेटा, मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम, अभी हमने देखा था मिनिमम डेविएशन के लिए आई और ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए बेटा। तो ये लाइट रे आ रही है, इस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, R1 R2, ये ई इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे, तो आई और ई दोनों बराबर होने चाहिए बेटा। और जब आई और ई बराबर होंगे तो आपने स्नेल्स लॉ लगाया था पहले, फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1, और इसके लिए लगाया था म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन ई, म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन ई। और आई और ई जब दोनों बराबर होंगे तो सीधी सी बात है ये दोनों बराबर होंगे, म्यू म्यू बराबर, इसका मतलब R1 R2 भी बराबर होने चाहिए, मतलब अंदर वाले जो दोनों एंगल है ना बेटा वो दोनों बराबर होंगे। और R1 प्लस R2 बराबर ए होता है, ये भी जानते हैं, तो इन दोनों को मैंने R के बराबर मान लिया, तो 2R बराबर ए हो गया ना, R प्लस R बराबर ए, तो 2R बराबर ए, तो R बराबर कितना आ गया, A/2। तो ये जो अंदर वाले जो एंगल है ना, इन एंगल की वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा, मतलब A/2 के बराबर होगी, तो R बराबर A/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में डेल्टा मिनिमम आप जानते हो आई प्लस ई, डेल्टा जो होता है वो आई प्लस ई माइनस ए होता है, वो डेल्टा मिनिमम क्या होगा, आई प्लस आई, तो ई की वैल्यू आई के बराबर है, तो आई प्लस आई मतलब 2i माइनस ए हो गया, तो आई बराबर कितना आ गया, ए को इधर ले जाइए, तो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू भी हमारे पास है आई की वैल्यू, और आर या R1 की जो वैल्यू वो भी हमारे पास है, तो ये इस इक्वेशन में रख देता हूं मैं, तो साइन आई की वैल्यू ये वाली धर दी मैंने एज इट इज, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, म्यू साइन R1 और R2 दोनों बराबर ही हैं, तो R है, तो R की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, म्यू इंटू साइन R1 कितना है, A/2 रख दिया। तो यहाँ से बेटा म्यू की वैल्यू देखो कितनी आई, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपन में साइन A/2, बहुत ही काम का फॉर्मूला बेटा। इस फॉर्मूला से अपन को अगर आपको डेल्टा मिनिमम और ए दे रखा है ना, तो उससे म्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है, मतलब मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको सबको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, इस पार्ट को ही पढ़ना है बेटा, और इसी पे ही क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म बोले तो ऐसा प्रिज्म जिसके लिए एंगल ऑफ जो प्रिज्म है ना वो काफी स्मॉल हो, ए इज वेरी स्मॉल, ध्यान देना, ए काफी छोटा है बेटा, और ए अपन जानते हैं R1 R2 का सम होता है, तो जब ए छोटा होगा ना तो उस केस में R1 और R2 भी छोटे होंगे, R1 हो गया R2 हो गया, ये भी छोटे होंगे क्योंकि ये इन दोनों का सम है। और R1 R2 अगर छोटे, तो यहां देखो R1 छोटा है, R2 छोटा है, R1 छोटा होगा तो I भी छोटा होगा, R2 छोटा है तो E भी छोटा होगा, इसका मतलब I हो गया, E हो गया, ये सारे स्मॉल हैं, सब के सब छोटे हैं। तो अगर थिन प्रिज्म लें तो उसके अंदर डेविएशन कितना होता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो थिन प्रिज्म अगर होगा तो आपको मालूम होगा कि हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, जैसे पैरेक्सिल रे है, पैरेक्सिल रे के लिए ये वाले एंगल स्मॉल ही होंगे वैसे, तो कई बार पैरेक्सिल रे वर्ड लिखा होता है तो इसका मतलब समझ जाना कि एंगल क्या काफी स्मॉल है। और एंगल ऑफ प्रिज्म अगर स्मॉल दे रखा है तो फिर बात ही बन जाएगी अपनी, देखो साइन आई बराबर म्यू साइन R1 है, तो इसमें अगर मैं साइन आई को आई लिख सकता हूं फिर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू साइन R1, तो म्यू R1 हो गया, समझ रहे हो बात को। और दूसरी जो इक्वेशन है साइन ई बराबर म्यू साइन R2, तो ये ई म्यू R2 के बराबर हो गया, बोलो है ना। और डेल्टा अपन जानते हैं, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए होता है, तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू आई की और ई की रख दूं, म्यू R1 और म्यू R2 यहां रखूं, तो म्यू R1 प्लस म्यू R2, तो म्यू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया R1 प्लस R2 माइनस ए, और R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है, तो इसको म्यू ए माइनस ए मतलब म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखा जा सकता है, बोलो समझ में आ रही बात। तो थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा की वैल्यू बेटा एक ही आती है, उसको चाहे आप डेल्टा मिनिमम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, करेक्ट। ये थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है, तो ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है। फॉर थिन प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें डिग्री में रखना चाहो डिग्री में रख दो, डिग्री में रखोगे ए को तो डेल्टा भी डिग्री में आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन बेटा, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन एंगल ये भी अपन को मालूम रहना चाहिए। तो प्रिज्म से रिलेटेड जो मेन काम की जो चीजें थी वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। अब हम आगे बेटा न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, इसके कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा जी, फर्स्ट एग्जांपल है प्रिज्म गिवन है, देखो आपको ए लाइट रे इज इंसिडेंट अपॉन ए प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन
and suffers a deviation of 34 degree. If right half of prism is knocked off, then find the deviation of ray. मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आपने इस पे लाइट रे को इंसिडेंट किया, तो अपन को ये मालूम है कि मिनिमम डेविएशन अगर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये आई है ये भी आई के बराबर होगा। अच्छा, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये R1 और R2 दोनों को मैंने R मान लिया, तो ये दोनों बराबर बराबर होंगे। तो ये कंफर्म है कि जो ये लाइट रे है ना, ये लाइट रे इस बेस के एकदम जस्ट पैरेलल जाएगी अगर ये प्रॉपर ट्रायंगल बना हुआ है, प्रॉपर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, प्रिज्म जो है इसका शेप आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में है, तो उसके इसमें ये वाली रे और ये वाली रे दोनों के दोनों, सॉरी ये वाली रे और ये जो बेस है दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, कंफर्म पैरेलल होंगे। लेकिन अगर आपको आइसोसेलेस नहीं दे रखा, ये यूं काट दे तो फिर पैरेलल कहाँ से हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है, ये सिमेट्रिकली रहेगा, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 34 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन है। अब आप सोचिए जरा इसको पॉज करके, बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिए। लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे वो इस तरफ जा रही थी, तो यहाँ से डेविएट होगी कुछ, फिर लाइट रे यहाँ जा रही थी तो यहाँ से डेविएट होगी, है ना। तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं इस डेविएशन को मान लीजिए डेल्टा डैश मानूं, तो यहाँ पर भी डेल्टा डैश ही होगा, और जो टोटल डेविएशन है ना डेल्टा, वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डैश होगा। बोलो, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और इसकी वैल्यू अपन को 34 डिग्री दे रखी है यहाँ पर। टोटल डेविएशन जो 34 डिग्री है। अब ये कह रहा है आधे पार्ट को अगर कट कर दें, इस पार्ट को कट कर दें, तो फिर लाइट रे सीधी जाएगी ना। समझ रहे बात को। ये जो प्रिज्म है ना, इस प्रिज्म का अगर आधा पार्ट अगर कट कर दिया जाए, देखो ये, अब बताओ आधा पार्ट कट कर दिया जाए, सरफेस ऐसी रहेगी। अब क्या लाइट रे यहां से डेविएट होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस लाइट रे के लिए ये नॉर्मल का काम करेगा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना है, 0 है, इसका लाइट रे सीधी निकल जाएगी बाहर। तो डेविएशन कितना हुआ? डेविएशन यही तो हुआ, तो डेल्टा डैश डेविएशन आया, डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा बाई 2 आ जाएगी बेटा। मतलब 34/2 मतलब 17 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 17 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारा सा देखो, एक होलो प्रिज्म दे रखा है, अंदर वैक्यूम बाहर वैक्यूम है, इंसिडेंट रे आ रही है, फाइंड डेविएशन ऑफ लाइट रे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखो। अच्छा ये बताओ, ये लाइट रे जो यहां से एंटर करेगी, ये एक पैरेलल स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है ना, और पैरेलल स्लैब में हमने सीखा था कि पैरेलल अगर हो दोनों सरफेस, तो लाइट रे जो अंदर आने वाली जो लाइट रे और जो इमर्जेंट रे है उनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन 0 होता है, लैटरल शिफ्टिंग होती है बस। तो यहां से लाइट रे यूं जाकर यूं हो जाएगी, देखो लैटरल शिफ्टिंग होगी, इनमें कोई डेविएशन नहीं है, डेविएशन 0 है। फिर बाद में उसके बाद में अगर देखा जाए तो अगेन यहां से लाइट रे यूं थोड़ी सी मुड़ करके वापस लैटरल शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब एंगल चाहे ये वाला कुछ भी हो, अगर अपन बात करें नॉर्मली, ठीक है, हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए उस केस में। तो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है ना, इनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 है और इन दोनों के बीच में भी 0 है। जिसके अंदर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 0 है। तो आंसर इज 0, इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म म्यू इक्वल्स टू 1.5 गिवन आपको इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब आपको ये कह रहा है कि डेल्टा मिनिमम जो है ना वो a के बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, ये हिंट दे दिया यहाँ पर, और म्यू की वैल्यू अपन को दे रखी है। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो अपन से एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू पूछी है यहाँ पर, मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन अपन को दे दी है यहाँ पर। अब आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। बाकी अपन को पता है म्यू जो है वो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 के बराबर होता है। अब ये कह रहे डेल्टा मिनिमम की वैल्यू a के बराबर है और अपन से a की वैल्यू पूछी है ना, द एंगल ऑफ प्रिज्म a की वैल्यू पूछी है यहाँ पर। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू a है, तो a प्लस a 2a मतलब a हो जाएगा। मतलब ऊपर तो आगे साइन a और नीचे कौन है? साइन a/2 है कि नहीं? साइन a/2 आ गया। अब साइन a को अपन है ना साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2, क्योंकि नीचे देखो थीटा/2 वाला पार्ट आ रहा है, ये कट जाएगा इससे। तो साइन a को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन a/2 cos a/2। तो साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर म्यू है और म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 है। तो देखो यहां पे क्या बचा? 2 cos a/2 बराबर 1.5, तो cos a/2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5/2 और 1.5/2 होता है 0.75। तो cos a/2 की वैल्यू आ गई 0.75, है ना। तो यहां पर वैल्यू स्पष्ट रूप से नजर आ रही है अपन को, cos a/2 की वैल्यू आ गई 0.75। और
0.75 बोले तो cos 14 डिग्री होता है, तो इसको रख देंगे अपन cos 14 डिग्री, 41 डिग्री सॉरी। अब ये दोनों कंपेयर कर लो, तो a/2 बराबर 41 डिग्री, तो a बराबर आ गया 41 इंटू 2, मतलब ये आ गया हमारे पास 82 डिग्री बेटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, प्रिज्म एंगल आपको ए दे रखा है, बहुत छोटा ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई पूछा है इफ द लाइट रे इमर्जेस आउट नॉर्मली, मतलब लाइट रे जो है नॉर्मल मतलब नॉर्मल के अलोंग ही निकल रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी स्मॉल है। तो थिन प्रिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है इसके अंदर। ठीक है, आप पॉज करके बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डेल्टा बराबर अपन को मालूम है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना, और यहां से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? म्यू तो चलो दे रखे अपन को, ए अपन से, और पूछा क्या इसमें, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई की वैल्यू पूछी है, ये लो, आई तो पता ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो आई कहीं आ ही नहीं रहा है ना, आई आ नहीं रहा यहाँ पर, तो अपन कैसे डील करें भाई? तो अब आप है ना ज्योमेट्री पे जाओ, तो आप याद करो जरा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया था अपन ने, तो ये एंगल आई था और ये R1 था। ठीक है, और आप याद करें कि अगर एंगल छोटा है तो साइन आई बराबर म्यू साइन R1 में साइन तो हट जाएगा आई से, और ये यहां से भी साइन हट जाएगा, तो आई बराबर म्यू R1 आ गया, है कि नहीं, म्यू R1। इसी तरीके से अगर ई की बात करें तो ई बराबर भी हमारे पास आ जाता है, आ गया था म्यू R2, करेक्ट बेटा। और प्रिज्म एंगल अपन को ए दे रखा है यहाँ पर, है ना, प्रिज्म एंगल की वैल्यू ए दे रखी है, और अपन से पूछा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आई की वैल्यू पूछी है, तो आई बराबर म्यू R1 है, म्यू अपन को गिवन है प्रश्न में, और ए भी गिवन है। क्या ए की वैल्यू R1 और R2 के टर्म्स में दी जा सकती है? यहां से देखें तो, ठीक है, अगर यहां से अगर अपन कंफर्म करें तो क्या ए की वैल्यू R1 और R2 के टर्म्स में दी जा सकती है? E और R, I प्लस ई जो है वो किसके बराबर है? म्यू इंटू में R1 प्लस R2 के बराबर है, और I प्लस ई बराबर म्यू इंटू में ए के बराबर आ गया, ये है ना, I प्लस ई किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। और हमसे यहां पर I की वैल्यू पूछिए बेटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्या वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के यहां पर बराबर होगा? क्या अपन ये कह सकते हैं कि आई और ई दोनों बराबर हैं? क्या आई और ई दोनों बराबर होंगे क्या? ये बताओ, बोलो बेटा। देखो इसमें जो हिंट दे रखा है ना अपन को, ये कह रहा है कि इफ लाइट रे इमर्जेस आउट नॉर्मली, मतलब इस सरफेस से ना लाइट नॉर्मली निकल रही है, इसका मतलब ई की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी है? 0 है यहां पर, और ई अगर यहां पर 0 है तो ई हट जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू इंटू में ए, करेक्ट। सारा खेल वैसे लैंग्वेज का ही है और कुछ नहीं है, बाकी बेटा सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको लगा करके अपन प्रश्नों को कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा प्रिज्म पर। अब हम ये देखेंगे कि लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी अगर अलग है, वेवलेंथ अगर अलग है, तो मीडियम जो है वो बेटा वो अलग तरीके से उसको ट्रीट करता है ना। उसकी जो 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है बेटा, ठीक है, बिहेवियर अलग होता है। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड जो है मीडियम के अंदर अलग होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इसको अपन बोलेंगे बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बेटा इधर वैक्यूम है, इधर मीडियम है, ठीक है। वैक्यूम के अंदर एक लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, ये मीडियम के अंदर जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। इसकी वेवलेंथ लाइट की जो है वो लैम्डा है, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। तो लाइट जब मीडियम में एंटर करती है तो मीडियम जो है ना बेटा, मीडियम सीधी सी बात है, मीडियम के अंदर पोलराइजेशन होता है ना, डायपोल फॉर्मेशन होता है, डायपोल्स बनते हैं। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डायपोल्स जो है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेट होता है, तो जो डायपोल्स है ना वो डायपोल बेटा उसके अंदर फ्लक्चुएट होते हैं, वो डायपोल्स फॉर्मेशन में भी फ्लक्चुएशन आता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मीडियम है ना वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है।
कॉची एक साइंटिस्ट था और उसने एक रिलेशन दिया था इसके लिए कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक कोई कांस्टेंट है a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4, इस तरीके का एक रिलेशन दिया था और उसने बताया कि लैम्डा वेवलेंथ अगर लाइट की जितनी ज़्यादा होगी ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होता है। ठीक है, लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू जो है वो घट जाता है। जैसे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर अपन को पता है 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है विबग्योर, और इधर जाने पर वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर है ना, लैम्डा की जो वैल्यू वो इंक्रीज होती है, लैम्डा इंक्रीज होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी इधर जाने पे बढ़ती है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो लैम्डा इधर जाने पे बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू इधर जाने पे घटेगी। तो रेड का जो म्यू है ना वो कम होगा वॉयलेट के कंपेरेटिवली। ठीक है, गिवन मटेरियल के लिए वॉयलेट का जो म्यू है वो रेड से क्या होगा, ज्यादा होगा। और येलो जो है ना, येलो कलर, वैसे तो यहाँ पर सीक्वेंस में देखें तो भाई येलो मिड में नहीं आता है, लेकिन ये जो रिलेशन है ना, नॉन लीनियर रिलेशन है। ये लीनियर होता तो फिर पक्का मिड में ग्रीन आ जाता, ये नॉन लीनियर रिलेशन है बेटा। तो येलो जो है ना, अगर मैं इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दूं तो जो मीन वैल्यू आएगी ना, बीच वाली वैल्यू, वो येलो कलर के का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ ऑलमोस्ट मैच खाती है। तो यहाँ पर जो मीन कलर है ना, मीन, वो येलो रहता है। ठीक है, तो येलो का अगर आपको म्यू दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो अपन को रेड और वॉयलेट के म्यू को सम करके 2 से डिवाइड कर दो आप, तो आपके पास येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है बेटा। तो ये ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, तो लेक्चर 7 में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेक्चर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे अपन। थैंक यू, तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत कर लें अच्छे से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो बेटा निकाल लें। अब आगे वाला लेक्चर मिलते हैं बेटा।